तो बच्चों जैसा कि आपको पता है सीबीएसई क्लास 12 सैंपल पेपर टर्म 2 2021-22 के आपके आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, कोड है 027। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में हम देखेंगे, जो कि आपका हिंदी मीडियम में मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपका क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई के साइट पे आया हुआ है, मैं आपको हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट करके विद आंसर के साथ में एक पर्टिकुलर आंसर कैसे लिखना चाहिए जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन आप कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज आपको समझाने वाला हूँ। टाइमिंग है आपकी 2 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स है आपके 40। कुछ सामान्य निर्देश हैं, इसमें से आपको सामान्य निर्देश आपको अपने हर सब्जेक्ट के पढ़ने जरूरी हैं, जिसमें से सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि खंड ए है हमारा, जिसमें आपके कुल 4 प्रश्न होंगे जो कि आपके 3 मार्क्स के हैं। खंड बी है आपका, जिसमें आपके टोटल 3 प्रश्न होंगे जो कि आपके 6 मार्क्स के हैं। खंड सी है आपका, जिसमें आपके 2 प्रश्न होंगे जो कि आपके 4 मार्क्स के हैं। और खंड डी है आपका जो कि 10 है क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 10 ही है, एक ही क्वेश्चन है जो कि आपका 2 मार्क्स का है। तो ये आपको पता चल गया किस खंड में कितने प्रश्न है, कितने कितने मार्क्स के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रश्न उत्तर के जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, सेक्शन ए जो है हमारा, ठीक है, सेक्शन ए में 4 प्रश्न है, 4 into 3 = 12। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत की संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का वर्णन कीजिए, 3 मार्क्स। तो देखिए बच्चों, आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उसकी एक छोटी सी आपको भूमिका बनानी होती है। अगर आप भूमिका नहीं भी बना पाते हैं तो आप एक लाइन जरूर लिखिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही हम ले लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका निम्नलिखित है। ये निम्नलिखित शब्द वाली जो लाइन है ये आप जरूर लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, उनको हम समझते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। हमें पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इन्होंने हमेशा ही संसदीय लोकतंत्र की मांग की है, संसदीय लोकतंत्र के पक्ष में रहे। तीसरा पॉइंट है अस्पृश्यता के उन्मूलन की मांग, अर्थात जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे ये हमेशा से अस्पृश्यता की यानी कि छुआछूत की जो बीमारी फैली हुई थी, ठीक है, प्रथा जो फैली हुई थी उसके उन्मूलन की मांग करते थे, ठीक है। इन्होंने एक मजबूत और एकजुट केंद्र, अर्थात इन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो एक मजबूत और एकजुट केंद्र चाहते हैं, इसके पक्ष में इन्होंने अपनी दलील दी थी। आदिवासी तथा सामान्य लोगों के लिए समान अधिकार, अर्थात आदिवासी, दलित, इन सभी के लिए जो अधिकार है वो समान होने चाहिए, ये मांग की थी किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। तो इस सेक्शन ए का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स इसमें लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में बच्चों आपको अब 5वीं रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे बताना था। अब 5वीं रिपोर्ट के बारे में क्या आप समझेंगे, देखिए ब्रिटिश संसद में 1813 में पेश की गई 5वीं रिपोर्ट का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, अर्थात यहाँ पे आपको रिपोर्ट के बारे में ही बताना है। देखिए कई बच्चे क्या होते हैं कि जो वर्ड होता है उसकी वजह से घबरा जाते हैं कि समालोचनात्मक इसका मतलब क्या है। यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन जो वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ठीक है। चलिए फिर भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक लाइन लिखेंगे कि 1813 में 5वीं रिपोर्ट का समालोचनात्मक विश्लेषण निम्नलिखित है। ऑप्शन फर्स्ट है, यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और गतिविधियों पर रिपोर्ट की 5वीं श्रृंखला, 5वीं रिपोर्ट अर्थात 5वीं श्रृंखला किसके कार्यों पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और गतिविधियों पर। यह लगभग 1002 पृष्ठों में चला था, जिसमें 80 से अधिक पृष्ठ परिशिष्ट थे, जिसमें जमींदारों और दंगों की याचिकाओं, कलेक्टरों और जिलों की रिपोर्ट को पुनः प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट, कई ब्रिटिश व्यापारी भारत में कंपनी के व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे और भारत में ब्रिटिश निर्माताओं के खुलेपन पर जोर देते थे, अर्थात इस रिपोर्ट के अनुसार कई ब्रिटिश व्यापारी जो थे वो भारतीय कंपनियों के व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे एवं ये भारत में ब्रिटिश निर्माताओं के लिए खुलेपन पर जोर देते थे। एंड लास्ट पॉइंट, ये जो 5वीं रिपोर्ट है इसने कंपनी के कुशासन और यहाँ पे कंपनी के शासन एवं कुशासन की इसमें जानकारी जो है वो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका और क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्रिटिश संसद में 1813 में पेश की 5वीं रिपोर्ट का वर्णन। अब इसी प्रश्न में बच्चों देखिए यहाँ पे एक अथवा भी दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अगर एक प्रश्न नहीं आता है तो आप यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अथवा वाला प्रश्न देखते हैं क्या है। 18वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों के द्वारा पहाड़िया लोगों के प्रति अपनाई गई नीतियों का परीक्षण कीजिए, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा पहाड़िया लोगों के लिए जो नीतियां अपनाएंगे वो कौन सी है।
तो सिंपल सी एक लाइन वही लिखेंगे हम, 18वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों के द्वारा पहाड़िया लोगों के प्रति अपनाई गई नीतियां निम्नलिखित हैं। अब देखिए, अब हम पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने जो था पहाड़िया लोगों के प्रति विनाश की नीति अपनाई थी। कौन सी? विनाश की नीति। आगे, अंग्रेजों ने उचित आचरण सुनिश्चित करने के लिए पहाड़िया प्रमुखों के साथ शांति की नीति प्रस्तावित की। अर्थात अंग्रेज जो थे, इन्होंने शांत स्वभाव एवं एक उचित आचरण सुनिश्चित करने के लिए जो पहाड़िया लोगों के प्रमुख होता था, पहाड़िया लोगों के जो मुखिया होते थे, उनके साथ शांति वार्ता की, शांति की नीति अपनाई। जो पहाड़िया लोग जो थे वो पहाड़ों और गहरे जंगलों में और अंदर की तरफ चले गए और बाहरी लोगों के खिलाफ इन्होंने अपना युद्ध जारी रखा। कई पहाड़िया प्रमुख जिन्होंने भत्ते स्वीकार किए थे, उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या आर्थिक प्रमुख के रूप में माना जाने लगा, इसलिए उन्होंने समुदाय के भीतर अपने अधिकार को खो दिया। अर्थात कई पहाड़िया प्रमुख जो लोग थे, जिन्हें अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता थी एवं इन्हें जो अधीनस्थ कर्मचारी माना जाता था, ये मतलब कि इन्हें जो आर्थिक सहायता दी गई थी और इन्होंने प्राप्त कर ली थी, तो इसी की वजह से समुदाय के भीतर ही भीतर ये अपना अधिकार जो मुखिया होते थे ये खोते जाते थे, क्योंकि पहाड़िया लोग अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा थे और ये जो मुखिया लोग थे, इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों से आर्थिक सहायता ली थी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया 18वीं शताब्दी के दौरान पहाड़िया लोगों के प्रति जो अंग्रेजों ने नीतियां अपनाई वो कौन सी थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों यहाँ पे देखिए अफवाहों के बारे में है, आपका जो 1857 का विद्रोह वाला चैप्टर है। ठीक है, अफवाहों और भविष्यवाणियों ने लोगों को विद्रोह की ओर ले जाने में भूमिका निभाई। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कथन की व्याख्या कीजिए। तो एक सिंपल सी लाइन लिखेंगे, अफवाहों और भविष्यवाणियों ने लोगों को विद्रोह की ओर ले जाने में भूमिका निभाई, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है, तो अब हम इसके पॉइंट्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के कुछ पॉइंट्स हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक अफवाह यह थी कि नए कारतूस में गायों और सुअरों की चर्बी लगी हुई थी, जो उनकी जाति और धर्म को भ्रष्ट कर देगा। यानी कि जो नए कारतूस आए थे उसमें गाय एवं सुअरों की चर्बी लगी थी, अगर ये जो सैनिक है वो अगर इसे अपने मुंह से लगाते हैं तो उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। अंग्रेजों के द्वारा गायों एवं सुअरों की हड्डी की धूल को, अर्थात जिसे हम कह सकते हैं हड्डी के धूल, मतलब कि सुअरों एवं हड्डी का चूर्ण, ठीक है, जिसे आप मिट्टी के समान कह सकते हैं, आटे में मिलाकर भारतीयों के धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करने की अफवाहें ये भी फैल रही थी। अगला है, इस बात का संदेह था कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते थे, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, अंग्रेज जो थे वो भारतीय सेनाओं को कहाँ भेज रहे थे? समुद्र के पार। और भारतीय धर्म में ऐसा माना जाता था यदि कोई भारतीय समुद्र के पार जाता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है एवं वो ईसाई धर्म में माना जाता है। ऐसी अफवाहें भी थी। अंग्रेजों ने गाय और सुअर की हड्डी धूल को बाजार में बिकने वाले आटे में मिला दिया था। ठीक है, तो ये तो अभी मैंने देख लिया था। एक भविष्यवाणी भी थी। कार्यवाही के आह्वान की प्रक्रिया इस भविष्यवाणी से पुष्ट हुई कि 23 जून 1857 को प्लासी की लड़ाई की शताब्दी पर ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ। अर्थात इन सभी अफवाहों के फलस्वरूप 23 जून 1857 को प्लासी की युद्ध के बाद जो ब्रिटिश सत्ता थी वो समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बाद हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, इसमें क्या क्या पूछा गया है। कई विद्वानों ने ऐसा क्यों लिखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांधी जी का सर्वोत्तम समय रहा। अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो समय था वो गांधी जी के सर्वोत्तम समय रहा, ऐसा क्यों कहा। ठीक है, तो उपरोक्त कथन की निम्नलिखित व्याख्या है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखना मैं भूल गया, व्याख्या है। ठीक है, तो देखिए व्याख्या किस तरह से, वह सहयोग और सांप्रदायिक सद्भाव की याचना करता है। अर्थात जो गांधी जी थे वो हमेशा से आपसी सहयोग एवं सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसको हमेशा से ही इन्होंने बढ़ावा दिया है। उन्होंने आग्रह किया कि दोनों भाग एक दूसरे का सम्मान करें और मित्रता करें। अर्थात जब भारत को आजादी मिली तब इन्होंने कहा था कि दोनों धर्म एवं जो दोनों ही जो एक तरफ भारत और एक तरफ पाकिस्तान था, तो इन्होंने कहा था कि दोनों धर्मों के लोग एवं दोनों देशों के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे का सम्मान करें और मित्रता करें। उन्होंने समुदायों के बीच आपसी विश्वास एवं विश्वास की भावना पैदा करने की कोशिश की। वह भारत और पाकिस्तान में विस्थापित लोगों के लिए चिंतित थे। तो ये कहानी जो है वो किसने कही है, मतलब ये जो बातें वो किसने कही है, विद्वानों के द्वारा गांधी जी के लिए बातें कही गई हैं। ठीक है,
तो सेक्शन ए में हमने क्या क्या देख लिया आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका का वर्णन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्रिटिश संसद में 1813 में पेश की गई 5वीं रिपोर्ट का समालोचनात्मक परीक्षण। फिर 18वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया लोगों के प्रति अपनाई गई नीतियों का परीक्षण। अफवाहों और भविष्यवाणियों ने लोगों को विद्रोह की ओर ले जाने में भूमिका निभाई। 1857 की विद्रोह के संदर्भ में कथन की व्याख्या। देन लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का, कई विद्वानों ने ऐसा क्यों लिखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांधी जी का समय सर्वोत्तम रहा। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो बच्चों सेक्शन बी में आपके 6 मार्क्स के जो है वो 3 प्रश्न हैं एवं आपको तीनों ही प्रश्न करने, जिसमें से एक प्रश्न में आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर भारत के किन्हीं 6 प्रमुख नेताओं की भूमिका का वर्णन कीजिए जिन्होंने 1857 की विद्रोह के खिलाफ विद्रोह के खिलाफ जो थी वो लड़ाई लड़ी थी। तो वो उत्तर भारत के कौन से नेता थे। तो उत्तर भारत में 1857 की विद्रोह के प्रमुख नेताओं की भूमिका। सबसे पहला ऑप्शन, कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब विद्रोह के नेता बने। अर्थात कानपुर, ठीक है, यहाँ पर जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे जिनका नाम था नाना साहब, ये इस विद्रोह के नेता बने उस स्थान पर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई थी इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। बिहार में आरा में कुंवर सिंह, एक स्थानीय जमींदार, लोकप्रिय दबाव में नेता बन गए थे। तो इन्होंने जो क्या किया कि इस विद्रोह में अपना योगदान देते हुए क्या किया, इन्होंने आसपास के जो छोटे छोटे किसान वगैरह थे उनको क्या किया, अपने साथ एकत्रित कर लिया। तो ये बिहार के आरा में जो कुंवर सिंह थे उन्होंने किया। लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के युवा पुत्र ब्रिजेश कद्र, इन्होंने राज्य के विलय के खिलाफ विद्रोह के ये नेता बने। अर्थात राज्य का जो विलय ये करना चाहते थे अंग्रेज अपने में, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि उसके खिलाफ इसी 1857 की विद्रोह में अपना योगदान देते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे देखिए, अगला है कि छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर में सिंह भूमि के एक आदिवासी जिसका नाम था गोनू, किसान गोनू, इसने क्षेत्र के कोल आदिवासियों के विद्रोही नेता बन गए। अर्थात ये जो गोनू किसान था ये अपने क्षेत्र का ही आदिवासियों का एक विद्रोही नेता बन गया था। ठीक है, ये एक आदिवासी था तो ये क्या बन गया, विद्रोही नेता वहां का बन गया। शाहमल जो कि बड़ौद का रहने वाला था, इसने परगना के ग्रामीणों को संगठित किया। तो ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सभी जो नेता थे वो उत्तर भारत में इन्होंने क्या किया, 1857 के विद्रोह के दौरान ये जो लड़ाई लड़ी थी ये इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। ठीक है, तो ये 5-6 पॉइंट है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आप चाहें तो जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, जो उसको आपको आंसर दिखाता हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। बहुत बार हमेशा आप कोई भी सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें भी पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था। इसके दायरे में सैकड़ों हजारों आम भारतीय हैं। उपयुक्त तो उदाहरण के साथ इस कथन की स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 6 अंक। तो देखिए इसकी भूमिका हम बनाएंगे इस तरह से। क्रिप्स मिशन के सफल ना होने के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा सबसे बड़ा, ठीक है, वैसे तो इन्होंने बहुत सारे आंदोलन छेड़े लेकिन जो बड़े आंदोलन थे उसमें से ये तीसरा बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन की असफल होने के बाद गांधी जी ने क्या किया, अपना तीसरा सबसे बड़ा जो आंदोलन था उसे छेड़ने का फैसला लिया, अर्थात उसे इन्होंने शुरू करने का यहाँ पर फैसला लिया। देखिए अब पॉइंट को समझते हैं। अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। अर्थात अगस्त 1942 में क्या किया, गांधी जी ने अपना तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ा जिसे कहा गया अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन के शुरू होते ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़ताल करते रहे एवं तोड़फोड़ करते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य सबसे ज्यादा सक्रिय रहे थे इस आंदोलन के दौरान जब गांधी जी जेल में थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई ताकि वहां पर जो ये आंदोलन है उसको और अधिक उग्र किया जा सके। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में साल भर का उनको समय लग गया था। अर्थात अंग्रेजों ने क्या किया, इसके खिलाफ अपना सख्त रवैया अपनाया लेकिन फिर भी
वो इस आंदोलन को जल्द नहीं दबा पाए। आगे, इस आंदोलन में लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन में युवाओं ने कॉलेज को छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया, अर्थात लोगों ने कॉलेज जाना, स्कूल जाना, लाइब्रेरी जाना बंद कर दिया एवं वो हड़तालों पर आए, आंदोलन किए, जिसकी वजह से उन्हें जेल में भी डाला गया। जिस समय कांग्रेस के नेता जेल में गए, उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग ने अपना प्रभाव फैलाने की कोशिश की। अर्थात आपको पता है कि जो गांधी जी थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था एवं उसके जो कार्यकर्ता थे उन्हें भी जेल में डाल दिया गया था। और जब ये लोग जेल में थे तब उस समय जिन्ना एवं मुस्लिम लीग के जो अन्य सदस्य थे ये अपना प्रभाव फैलाना चाहते थे, जिसमें भी ये कई हद तक कामयाब भी रहे। जून 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था तब गांधी जी को रिहा किया गया। ठीक है, और उसके बाद गांधी जी के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास यहाँ पर किया गया। अब इसमें एक दो पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि इस भारत छोड़ो आंदोलन में कई महिलाओं ने भाग लिया, कई टीचर्स ने भाग लिया, वकीलों ने अपनी वकालत करने पे मना कर दिया, और तो औरतें जो थी वो भी हड़तालों पर आ गई। तो ये सारे इसमें आप पॉइंट्स भी रख सकते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था। तो इस तरह से आप इसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी के अथवा में एक प्रश्न दिया हुआ है। अथवा में प्रश्न क्या है कि गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी से संबंधित है अथवा में भी ये जो प्रश्न है, गांधी जी ने अपने नमक सत्याग्रह में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को लामबंद किया। उपयुक्त उदाहरण के द्वारा कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि नमक सत्याग्रह, जिसे आप दांडी यात्रा कहते हैं, ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को लामबंद किया। ये तो हो गई आपकी, जिसे हम एक भूमिका कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दांडी यात्रा अर्थात नमक सत्याग्रह की शुरुआत कैसे हुई। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साबरमती में स्थित आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया, और इन्होंने क्या किया कि नमक को अपना उद्देश्य, नमक को अपना लक्ष्य चुना। अब क्यों चुना ये देखिए। तो गांधी जी ने नमक के बनाने पर एकाधिकार, जो ब्रिटिश शासन था ये नमक पर अपना एकाधिकार रखते थे कि भाई कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता है, समुद्र से जो नमक है वो सिर्फ ब्रिटिश कंपनियां ही बनाएंगी। तो गांधी जी ने नमक के बनाने पर एकाधिकार को समाप्त करने के लिए उन्होंने नमक का मुद्दा चुना, क्योंकि यह एक प्राकृतिक देन है, कोई मानव के द्वारा नहीं बनाया गया, ये प्राकृतिक देन है और इस पर प्रत्येक व्यक्ति का हक है, और ये भारतीयों के घरों का मसाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई नमक सत्याग्रह की शुरुआत कैसे हुई, और जो नमक सत्याग्रह में नमक जो था इसी को ही मुख्य टारगेट क्यों किया गया। उसके बाद गांधी जी के द्वारा भाषण एवं जो भाषण दिया गया वो क्या था एवं उसका क्या प्रभाव रहा। तो दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने समय समय पर कई जगहों पर अपने भाषण भी दिए। इन्होंने कहा कि सभी वर्ग एक हो जाएं। इन्होंने अपने भाषण में क्या कहा, ये कहा कि सभी वर्ग जो है, अमीर गरीब, ये सभी वर्ग एक हो जाए। समाज में उपस्थित जो स्वर्ण वर्ग है अर्थात ऊंची जाति के जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, ये अछूतों की सेवा में लग जाना चाहिए। तो इन्होंने जब ये भाषण दिया तो इस भाषण का प्रभाव इतना ज्यादा हुआ कि भाषण का लोगों पर एक जादुई असर पड़ा और बहुत सारे लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते चले गए। फिर अगला पॉइंट है सफलता एवं गिरफ्तारी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी तट पर पहुंचकर नमक बनाकर कानून को तोड़ दिया, और 1924 की तरह इस बार भी गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस यात्रा की अमेरिकी मैगजीन टाइम्स ने प्रशंसा की एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी जो थे वो मशहूर हो गए। तो गांधी जी के द्वारा भाषण जो दिया गया उसका क्या प्रभाव था ये आपको समझ में आ गया। सफलता और गिरफ्तारी एक बार दोबारा से पढ़ते हैं कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी तट पर पहुंचकर नमक बनाकर जो नमक कानून था उसको तोड़ दिया, एवं इस तरह से जो नमक सत्याग्रह था वो सफल हो गया। 1924 की तरह, जैसे 1924 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, उसी तरह से इन्हें 6 अप्रैल 1930 के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इस बार एक अच्छी बात यह हुई कि अमेरिकी मैगजीन जो कि टाइम्स है, इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी की प्रशंसा की, जिसकी वजह से गांधी जी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी क्या हो गए, मशहूर हो गए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपका एक भारत छोड़ो आंदोलन था, एक नमक सत्याग्रह के बारे में था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी आपके दो ऑप्शन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अबुल फजल सुलह ए कुल पूर्ण शांति के आदर्श अकबर प्रबुद्ध शासन की आधारशिला का वर्णन करते हैं, कथन के समर्थन में उदाहरण दीजिए। अर्थात अबुल फजल के द्वारा जो सुलह कुल की नीति है, ठीक है, इसके बारे में आपको
बताना है सुलह कुल की नीति के बारे में। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि सुलह कुल की नीति आखिर है क्या। तो मुगल साम्राज्य में हिंदुओं, जैनों, मुसलमानों जैसे अनेक अलग अलग धार्मिक समुदायों को समाविष्ट किए हुए था, जो साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत करता है। अर्थात क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य में हिंदू, जैन, मुसलमान आदि अनेक धर्मों के, अनेक धार्मिक समुदाय के जो लोग थे, उसको इस नीति के अंतर्गत जो अभिजात वर्ग था, जो शासक वर्ग था, उसमें सम्मिलित किया गया। सुलह कुल पूर्ण शांति के आदर्श के शासन की आधारशिला इसे बताया गया। सुलह कुल में सभी धर्मों एवं सभी मतों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पे होती थी। सुलह कुल का आदर्श राज्य नीतियों के जरिए लागू किया गया था। जो सुलह कुल था उसको राज्य की नीतियों के द्वारा लागू किया गया था। तो सुलह कुल क्या है, इसमें क्या है कि सभी अभिजात वर्ग में अन्य अन्य जो धार्मिक समुदाय है उनके लोगों को समाविष्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद है सुलह कुल को लागू करने के कुछ तरीके। ठीक है, सुलह कुल को लागू करने के कुछ तरीके हैं। मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग, मतलब मुगलों का जो उनका अभिजात वर्ग होता था, उसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दखनी, ये आदि अनेक देशों के जो लोग थे वो इसमें सम्मिलित थे। इन सभी को दिए गए पद एवं पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित थे। अब इसी से संबंधित, राजा की निष्ठा एवं उस पर सेवा पर आधारित थी, इसके संबंधित एक और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, उससे भी हम आगे देखेंगे। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर एवं 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। अकबर के द्वारा मुगल शासक ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास को लगभग 500 बीघा जमीन दान में दी एवं धार्मिक दंगों को सुलझाया, और दंगों में जो भी मंदिर टूटे उनकी मरम्मत एवं रखरखाव के लिए अनुदान दिया। तो सुलह कुल की नीति के लिए क्या किया गया कि अपने जो अभिजात वर्ग था उसमें अनेक समुदाय के, अनेक देशों के लोगों को शामिल किया गया, एवं अकबर के द्वारा इस सुलह कुल की नीति के लिए जो योगदान दिया गया है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब इस क्वेश्चन में आपके बच्चों एक दो पॉइंट अभी और आ सकते हैं। ठीक है, तो वो आप अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक दो पॉइंट अभी और आ सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें देखिए अथवा में एक और प्रश्न दिया हुआ है, तो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अथवा वाला जो प्रश्न है कि देखिए, मुगलों का अधिकारी वर्ग फूलों के गुलदस्ते के समान था, जिसकी निष्ठा सम्राट के प्रति होती थी। उपयुक्त तर्क के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। तो सिंपल सा हम लिखेंगे एक लाइन, मुगलों का अधिकारी वर्ग फूलों के गुलदस्ते के समान था, जिसकी निष्ठा सम्राट के प्रति होती थी। अब देखिए, अब इस प्रश्न में हम जो पॉइंट लिखने वाले हैं उनको समझते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट है हमारा, मुगल जो थे, मुगल कुलीनता में ईरानी, तुरानी, अफगान, राजपूत, दक्कन आदि इसमें सम्मिलित थे। अर्थात मुगलों का जो कुलीनता, अर्थात मुगलों का जो अभिजात वर्ग था, इसमें ईरानी, तुरानी, अफगान, राजपूत, दक्कन ये इसमें सम्मिलित थे। मुगल कुलीन वर्ग मुगल राज्य के मुख्य स्तंभ थे। अर्थात मुगल जो था, इसका कुलीन वर्ग इसका मुख्य स्तंभ था। विभिन्न समूहों के बीच शक्ति संतुलन सुनिश्चित करने के लिए मुगल कालीन वर्ग को धार्मिक और जातीय दोनों समूहों में चुना गया था। उन्हें आधिकारिक इतिहास में गुलदस्ता या फूलों के गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया था। इन सभी विशेषताओं को जो अभी हमने पढ़ी हैं, इसने आधिकारिक रूप से इतिहास में गुलदस्ता या फूलों के गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया है। यह उनकी एकता को दर्शाता है, जो मुगल बादशाह के प्रति अपनी वफादारी से जुड़ा हुआ है। अर्थात ये जो क्वेश्चन है वो एक तरह से ये दर्शाता है कि मुगल बादशाह के प्रति ये जो अभिजात वर्ग था, इसकी वफादारी, इसकी निष्ठा। ठीक है, उसके बाद आखिरी पॉइंट 5 है यहाँ पे कि अधिकारी वर्ग को, जितने भी अधिकारी वर्ग था, उन सभी को इसमें कोई ना कोई पद दिया गया था। उन्हें जोतदार और जो मनसबदार होते थे, इनके समान मनसब आवंटित किए गए। मनसब क्या होता है, ये सारी चीज आपको चैप्टर नंबर 9 जो है वो आपका उसमें समझाई गई होंगी। ठीक है, अधिकारी वर्ग को सम्राट के लिए सैन्य सेवा करने की आवश्यकता होती थी। अर्थात जो भी अधिकारी वर्ग होता था वो सम्राट के लिए सैन्य सेवा देता था। ठीक है, ताकि उसकी जो निष्ठा थी वो किसके प्रति होती थी, सम्राट के प्रति। एवं दूसरी चीज यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि अब जो भी कोई त्योहार वगैरह होता था, तो जो अभिजात वर्ग था, अधिकारी वर्ग था, वो राजा के लिए उपहार लेके आता था। ठीक है, तो इससे भी उसकी जो निष्ठा है वो सम्राट के प्रति यहाँ पे देखी जा सकती है। तो ये जो पॉइंट है,
इन पॉइंट्स के अलावा भी आप अपने कुछ पॉइंट्स इसमें रख सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब आता है बच्चों हमारा सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी आता है, तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, जो कि आपका लिखित शब्द की उड़ान, जो कि आपका स्रोत पर आधारित 2 प्रश्न है जो कि अबुल फजल के शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है। तो सेक्शन सी को देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है, आप इसे चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको इसके सीधे जो आंसर है उसकी तरफ ले चलते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 का सबसे पहला क्वेश्चन है, शब्दों को ज्ञान का दीपक क्यों माना गया? तो अबुल फजल के अनुसार शब्दों को ज्ञान का दीपक इसलिए माना गया है क्योंकि तर्क संगत सोच की जो भावना है वो शब्दों के ज्ञान से ही आती है। ठीक है, 1 मार्क्स का प्रश्न है ये। आगे है, अबुल फजल ने शब्दों को ज्ञान से कैसे जोड़ा है? अबुल फजल के द्वारा शब्दों को ज्ञान से कैसे जोड़ा गया? तो उसने क्या किया है, शब्दों में विचारों को आकार देने और व्यक्त करने की शक्ति होती है जो बदले में ज्ञान को बढ़ाने में मदद करती है। तीसरा है, सामान्य दर्शकों के अवलोकन एवं एक विद्वान के गहरे व्यक्ति के अवलोकन, इसके बीच में अंतर क्या है? तो ये 2 मार्क्स का है, तो 2 लिखेंगे। विद्वान अपने विचारों को विशिष्ट रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। विद्वान चीजों को सूक्ष्मता और विशाल दृष्टि से देखते हैं एवं उन्हें शब्दों की शक्ति से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि ये वाला स्रोत है आपका लिखित शब्द की उड़ान। इसे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये है, खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं है, और ये है आपका गोविंद बल्लभ पंत का संविधान सभा वाला जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, उससे लिया गया है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एक एकीकृत राष्ट्र बनाने के लिए जीवी गोविंद बल्लभ भाई पंत ने नागरिकों को किस प्रकार ढालने का प्रयास किया है? पहला, पंत के अनुसार राष्ट्र को मजबूत और एकीकृत बनाने के लिए व्यक्ति को अपने लिए कम और राष्ट्र की अधिक परवाह करनी चाहिए। अर्थात नागरिकों को किस प्रकार ढालने का प्रयास किया है कि वो अपने लिए कम लेकिन राष्ट्र के लिए अधिक उन्हें परवाह करनी चाहिए। जीवी पंत ने नागरिकों से राष्ट्र के प्रति वफादारी का आग्रह क्यों किया है? आखिर जो जीवी पंत है वो ऐसा क्यों करते हैं? तो उनके अनुसार राष्ट्र को सफल बनाने के लिए व्यक्ति को अभिव्यक्ति लाभ की कम परवाह करनी चाहिए और सामूहिक लाभ और सभी दृष्टिकोणों से राष्ट्र के विकास पर अधिक उसे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है हो गए आपके। अब एक और प्रश्न है इसी में से 2 मार्क्स का, जो कि यहाँ पे है, वफादारी जो है, वफादारी को सामाजिक पिरामिड का आधार कैसे माना गया है? तो ये सुझाव देते हैं कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जो अन्य व्यक्ति या लोगों के बड़े वर्ग के हित को नुकसान पहुंचा सकता है। अर्थात इनके कहने का मतलब यह है कि उन्होंने सुझाव दिया कि व्यक्तिगत लाभ के लिए हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, एवं यदि अन्य व्यक्ति या फिर बड़े वर्ग को हित मतलब नुकसान होता है तो हमें अपने ऐसे हित को उसको हित को नहीं अपनाना चाहिए। यह दर्शन व्यक्तिगत केंद्रित के बजाय जन केंद्रित लाभों को बढ़ावा देता है। अर्थात जीवी पंत के अकॉर्डिंग ये जो दर्शन है वो व्यक्तिगत केंद्रित के बजाय जन केंद्रित के लाभों को बढ़ावा देता है। तो वफादारी को सामाजिक पिरामिड का आधार कैसे माना गया है? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं सेक्शन नंबर डी, यानी कि खंड घ। अब यहाँ पे जब वो आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए यहाँ पे पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें से आपको निम्नलिखित में से कोई एक करना है। तो आपको इसके आंसर लिखने थे। तो वह स्थान जहां गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया चोरा चोरी है, एवं वह स्थान जहां गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था वो है आपका चंपारण। ये आपको नाम लिखने थे, इसमें से इन दोनों में से कोई एक लिखना है। अब ये जो है यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के इसी रूपरेखा मानचित्र 1857 के विद्रोह के केंद्र ए के ये जो ए है ये रूप चिन्हित किया गया है, यह किस स्थान से संबंधित है? ये किस स्थान से संबंधित है? ये झांसी से संबंधित है 1857 के विद्रोह के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की किन्हीं 2 राजधानी शहरों के नाम लिखिए। तो आगरा, लाहौर, दिल्ली, फतेहपुर ये सभी हैं। अथवा में है 1857 के विद्रोह से संबंधित किन्हीं 2 स्थानों का उल्लेख कीजिए। तो झांसी, दिल्ली, कलकत्ता, अवध ये सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आपके सैंपल पेपर के ये सारे खंड सारे क्वेश्चन जो थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सेक्शन डी में आपके मानचित्र से संबंधित प्रश्न थे
और जो मानचित्र वाला पार्ट है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से बच्चों आज का आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट का सैंपल पेपर था विद सॉल्यूशन के साथ में ये कंप्लीट होता है। बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस सैंपल पेपर से संबंधित जो उनके क्वेश्चन आंसर है उसको समझ सके। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।